2021 में हम इंसानों ने 30 गीगाटन से भी ज्यादा CO2 वायुमंडल में छोड़ी। कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की तुलना में करीब 50% ज्यादा है। विज्ञान का मत स्पष्ट है, हमें इसे घटाना होगा और कार्बन को वातावरण से बाहर करना होगा। पेड़ इस मामले में सबसे कारगर हैं, इसीलिए लोग उन्हें लगाना पसंद करते हैं। पेड़ हर साल करीब 7.5 अरब टन CO2 सोख लेते हैं। पर महासागर तो और भी कमाल हैं, जो पौधों और मिट्टी के मुकाबले 20 गुना ज्यादा CO2 जमा रख सकता है। दिक्कत यह है कि महासागर पर कुछ ज्यादा ही बोझ आ रहा है, जिससे संतुलन बिगड़ जाता है। यही नहीं, ये तमाम CO2 महासागरों को और अम्लीय बनाती है। इससे समुद्री जीवों का जीना दूभर हो जाता है। इसीलिए लोग पानी में CO2 घटाने के तरीके देख रहे हैं। इसके चलते महासागर को हवा से और CO2 सोखनी पड़ रही है। इसके सबसे असरदार तरीकों में से एक है इसे ब्लू कार्बन के रूप में जमा करना। ब्लू कार्बन से आशय समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र से है। महासागर समुद्री घास, दलदल और मैंग्रोव CO2 को अपनी जड़ों तक खींच लाते हैं और उसे नीचे तलछट में जमा रखते हैं। ऐसी आधी CO2 तटीय पर्यावरण से आती है। अगर आप अमेजन वन क्षेत्र की तुलना मैंग्रोव वाले इलाकों से करें, तो हम कह सकते हैं कि 5 से 10 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन तलछटों में जमा होती है, किसी और जंगल के मुकाबले। मारिया कंजर्वेशन इंटरनेशनल में ब्लू कार्बन डायरेक्टर हैं। वो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए समुदायों, सरकारों और संगठनों के साथ मिलकर काम करती हैं। दिक्कत ये है कि अब दुनिया में हमारे पास ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही कम हैं। इसकी वजह ये है कि इन्हें नष्ट किया जा चुका है। ये मछली पालन वगैरह के लिए तट के विकास कार्यक्रमों का नतीजा है। नष्ट होते इकोसिस्टमों का नुकसान बस यही नहीं है कि अब वे और ज्यादा कार्बन नहीं सोख सकते। दिक्कत यह भी है कि उनमें जमा कार्बन वापस हवा में रिसने लगता है। मारिया कोलंबिया के तट पर सिस्पाता की खाड़ी में 11,000 हेक्टेयर वाले मैंग्रोव जंगल की बहाली से जुड़ी हैं। यहाँ समुदाय जंगल की देख रेख में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बेशकीमती प्रजातियों की मछलियां लौट आई हैं और इको टूरिज्म फल फूल रहा है। समुदाय के लोग तलछट, जड़ों और पत्तों में जमा कार्बन की मात्रा नापने के लिए मिट्टी के नमूने लेते हैं। डेलागो को बड़ी कामयाबी की उम्मीद है, लेकिन कितनी बड़ी ये पता चलने में समय लगेगा, और समय है नहीं। प्राकृतिक प्रणालियों की दिक्कत यह है कि ये कारगर तो बहुत हैं, लेकिन उतनी ही धीमी भी हैं। गौरव UCLA के सैमुएली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में सस्टेनेबिलिटी के प्रोफेसर हैं। वो काम तेज करने में जुटे हैं। चूंकि हमारे पास समय कम है, तो हमें इंजीनियरिंग पर निर्भर रहना होगा। इंजीनियरिंग ही है जो प्रकृति में मौजूद चीजों की गति और आकार अविश्वसनीय रूप से बढ़ा देती है। उनका आइडिया अभी समुद्री पानी में जमा CO2 को उस सामग्री में ढालना है जिससे सीपियां बनती हैं। वो बताते हैं कि फ्लो रिएक्टर नाम की डिवाइस से ऐसा किया जा सकता है। समुद्र का पानी एक जाली से होकर बहता है जिसमें बिजली प्रवाहित की जाती है। इससे CO2 घुस जाती है और समुद्र के पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर चूना पत्थर और दूसरे खनिज बनाती है। फ्लो रिएक्टर ये सख्त चट्टानें वापस महासागर में उड़ेल देता है। वहीं समुद्र के पानी से CO2 भी निकल जाती है। कार्बन प्रबंधन चुनौती नहीं है, इसमें पैमाना चुनौती है। इसमें आर्थिक चुनौती है, तो हमें कार्बन प्रबंधन की तकनीकें सुगम और सस्ती बनानी होंगी और बड़े पैमाने पर इन्हें करना होगा। गौरव की टीम अकेली नहीं है जो समुद्री चट्टानों में कार्बन जमा करने में लगी है। अगर आप कभी समुद्र तट पर चले हैं, तो इस शख्स के मुताबिक हम उस इलाके में सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ तट पर रेत बिछाकर समाधान मिल सकता है। टॉम ग्रीन वेस्टा कंपनी के CEO और सह संस्थापक हैं। वेस्टा का प्रस्ताव है कि पृथ्वी को कार्बन उत्सर्जन से छुटकारा दिलाने के लिए तटों पर ओलिवीन नाम का प्राकृतिक खनिज बिछाया जाए जो कार्बन सोखता है। वेस्टा इससे 1 अरब टन कार्बन कैप्चर का दावा करती है।
इसके लिए हमें महाद्वीपीय शेल्फ में 1% डूबे इलाके का करीब 1/4 हिस्सा चाहिए। ओलिवीन खनन में रासायनिक प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। ये जमीन के भीतर से निकाला जाता है और रेत पर बिछाया जाता है। ये दुनिया भर में मिलता है और पृथ्वी पर बहुतायत में मौजूद खनिजों में से एक है। बारिश होने पर ओलिवीन की चट्टान थोड़ी सी घुलकर रासायनिक प्रतिक्रिया करती है। ये हवा से CO2 खींचती है। फिर ये मिश्रण महासागर में बह जाता है, जहां मूंगे और सीपी अपनी कठोर संरचना बनाने में इसे उपयोग करते हैं। ये हवा में मौजूद CO2 को चट्टान में बदलने का प्रकृति का तरीका है। तटों पर ओलिवीन बिछाने से वो काम तेज हो जाता है जो महासागरों में पहले से हो रहा है। वेस्ता ने हाल ही में अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर अपना पहला पायलट प्रोजेक्ट पूरा किया, न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के साउथहैम्पटन में। तटीय कटाव से लोगों ने अपना तट गंवा दिया और जहाजों के लिए लंगर डालना मुश्किल हो गया। तटीय रेखा को फिर से बनाने के लिए रेत लाई गई। वेस्ता ने उसमें ओलिवीन मिलाया। अब उन्हें इंतजार है कुदरत के करिश्मे का। हम पारिस्थितिकीय लिहाज से हर चीज माप रहे हैं। कार्बन हटाने की मात्रा भी मापी जा रही है। हम देख रहे हैं कि हवा से कितनी ज्यादा CO2 कितनी जल्दी सोखी जा सकती है। अभी ज्यादा नतीजे नहीं हैं, लेकिन हमें उम्मीदों के मुताबिक बदलाव दिख रहे हैं। ओलिवीन सहज उपलब्ध है, इसलिए ये तकनीक बड़े पैमाने पर लागू की जा सकती है। सार्थक स्तर हासिल करने के लिए सहजता जरूरी है। ये प्रक्रियाएं केमिस्ट्री या अनोखी सामग्रियों पर निर्भर नहीं हैं। इन उपायों से कार्बन उत्सर्जन घटाया जा सकता है, लेकिन इनसे इतना ही हो पाएगा। जानकार बताते हैं कि हमें इन उपायों को और तराशना होगा।